यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रशियन यूक्रेन वॉर पर एक रेजोल्यूशन पेश किया जाता है जिसमें रशिया को अग्रेसर बताया जाता है। इसके साथ साथ रशियन आर्मी को बोला जाता है कि बिना किसी शर्त के तुरंत यूक्रेन को खाली करें। इस प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू हो जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के बाद भी भारत यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में रशिया यूक्रेन रेजोल्यूशन वोटिंग में यस वोट नहीं करता है। भारत इस रेजोल्यूशन में अब्सटेन करता है, मतलब ना ही वो इस रेजोल्यूशन के फेवर में है और ना ही इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है। हालांकि ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है जिसमें 141 देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और सिर्फ 5 देश रशिया के साथ हैं। इस वोटिंग में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई समेत 35 देश अब्सटेन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत रशिया का पुराना मित्र होते हुए भी रशिया को खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर रशिया गलत कर रहा है तो उसकी आलोचना भी नहीं कर पा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, एक फेमस कोट है जो कि यूएसए की सेनेटर और डिप्लोमेट ने दी थी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट। कोई भी परमानेंट फ्रेंड और कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट कैसे हैं। अगर किसी कंट्री के साथ हमारे इंटरेस्ट है तो वो हमारा दोस्त है, उसके साथ हमारे इंटरेस्ट हमारे फेवर में नहीं है तो वो हमारा दुश्मन है। हालांकि कुछ लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि यूक्रेन तो इंडिया से बहुत दूर है, इंडिया यूक्रेन के साथ कोई इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता और ना ही हमारे कुछ खासा इंटरेस्ट है यूक्रेन के साथ, तो हम हमारे पुराने दोस्त रशिया, जिसने हमारी 1971 वॉर में साथ दिया था, उसका खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये लड़ाई इंडिया के लिए रशिया वर्सेस यूक्रेन की नहीं है, बल्कि रशिया वर्सेस वेस्ट की है, जिसमें इंडिया ना ही रशिया और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज को नाराज करना चाहता है, क्योंकि दोनों में से कुछ भी करना इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा। 1991 के बाद यूएसए और इंडिया की रिलेशंस फास्टेस्ट ग्रोइंग फेज में है। यूएसए और इंडिया दोनों ही स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं, दोनों ही एक्टिवली इंडो पैसिफिक थिएटर में क्वाड ग्रुपिंग के साथ मिलकर चाइना के राइज को काउंटर कर रहे हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन भी इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज वर्ल्ड स्टेज पर भारत के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। इंडिया यूएसए के रिलेशंस किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तुर्की, इंडिया और चाइना तीनों ने S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से खरीदा था। उसके बाद यूएसए ने काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत तुर्की और चाइना पर सैंक्शंस लगा दिए थे, लेकिन इंडिया के ऊपर वो काटसा नहीं लगा पाए। इसके अलावा हमारे दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। जब बात इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट की आती है, इस मामले में रशिया चुप पड़ जाता है। उस वक्त वेस्टर्न ब्लॉक इंडिया का खुल के सपोर्ट करता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर हम रशिया को सपोर्ट करते हैं तो वेस्टर्न ब्लॉक हमसे नाराज हो जाएगा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा प्यारा भारत डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी और नॉन वायलेंस जैसे प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करता आ रहा है। जहां इंडिया एक तरफ चाइना के इलीगल एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस को टारगेट करता आया है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के इन्वेजन को सपोर्ट करना इंडिया के मॉरल ऑब्लिगेशंस के खिलाफ होगा। लेकिन इंडिया यूक्रेन इन्वेजन को गलत भी नहीं बता रहा है। इनफैक्ट रशिया के अगेंस्ट अग्रेसर और इन्वेजन जैसे शब्द भी भारत यूज नहीं कर रहा है। इसके पीछे का कारण है रशिया और इंडिया का बढ़ता हुआ व्यापार। इंडिया अपनी मिलिट्री सप्लाईज को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया पर। सिपरी की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2016 से 2020 के बीच 50% इंडियन आर्म्स इंपोर्ट रशिया से ही आते थे। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडियन मिलिट्री के पास 50 से 80% तक के जो इक्विपमेंट है वो रशियन ओरिजिन के हैं। और ये पार्टनरशिप जो है इंडिया रशिया के बीच ये और बढ़ रही है। इंडिया और रशिया के बीच सिर्फ पार्टनरशिप इतनी ही नहीं है कि रशिया बेचता है और इंडिया खरीदता है, अब ये जॉइंट वेंचर्स भी करने लगे हैं। जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे ब्रह्मोस का किया था, अभी हाल ही में AK-203 असॉल्ट राइफल्स की जॉइंट प्रोडक्शन भी करेंगे। इंडिया और रशिया ब्रिक्स और SCO जैसे ग्रुप के भी मेंबर हैं, जहां पर इन दोनों के मिलकर प्रोजेक्ट चलते हैं। इसके अलावा रशिया वर्ल्ड स्टेज पर भी भारत का खुल के सपोर्ट करता है। 1957 में रशिया ने वीटो यूज़ की थी कश्मीर को लेकर, 61 में लिबरेशन ऑफ गोवा को लेकर और 62 में सपोर्ट किया था कश्मीर का। और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में भी, जब यूएसए की नेवी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए इंडियन ओशन में आ चुकी थी, तब रशियन नेवी ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए यूएसए की नेवी को रेसिस्ट किया था, उसको काउंटर किया था। और हाल ही में 2019 में जब इंडिया ने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया, तो रशिया उन देशों में था जो इंडिया का सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया और रशिया बहुत पुराने मित्र हैं, इसलिए यूएसए इंडिया पर प्रेशर डाल रहा था कि अगर रशिया का सबसे पुराना मित्र भारत भी रशिया का साथ छोड़ दे तो रशिया कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाएगा। रशिया का साथ देने वाला जो बड़ा देश होगा वो होगा सिर्फ चाइना।
इंडिया का इस मुद्दे पर चुप रहना ही ये दर्शाता है कि इंडिया एक प्रो रशियन अप्रोच यहाँ पर फॉलो कर रहा है। हाल ही में हुई क्वाड की मीटिंग में बाकी के 3 देश रशियन यूक्रेन वॉर पर बात करना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने इस बात को घुमा दिया। इसका मतलब यह है कि इंडिया तो इस मुद्दे पर बात तक भी नहीं करना चाहता। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया को इस इशू को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, इंडिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन मिस्टर TS त्रिमूर्ति कहते हैं, The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. यानी इंडिया के लिए एक डीप कंसर्न है, एक चिंता का विषय है। और चिंता का विषय क्यों है, ये चीज़ हम समझेंगे 3 टॉपिक से। पहला होगा इमीडिएट कंसर्न, दूसरा होगा शॉर्ट टर्म कंसर्न, तीसरा होगा लॉन्ग टर्म कंसर्न। इंडियन गवर्नमेंट का इमीडिएट चैलेंज ये है कि जो इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना। इंडियन गवर्नमेंट कैसे भी करके पोलैंड, हंगरी, रोमानिया या रशिया के रास्ते अपने इंडियन सिटीजन्स को वहां से निकाले, इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया है। इंडिया के लिए जो शॉर्ट टर्म कंसर्न है वो है क्रूड ऑयल के प्राइस का बढ़ना। इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट का 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। अभी डर ये है कि ग्लोबल सप्लाई नीचे जा चुकी है तो प्राइस हाइकिंग पर है। और अगर यूरोपियन यूनियन और USA सैंक्शंस लगा देते हैं रशियन ऑयल एंड गैस कंपनीज पर तो ये प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी भी सफ़र करेगी। इंडिया में प्राइसेस बढ़ेंगे पेट्रोल के, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन तो आगे बढ़ेगा ही। इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म कंसर्न यह है कि इंडिया को किसी ना किसी के पाले में तो जाना ही होगा, या तो वो रशिया के पाले में जाए या फिर वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के पाले में जाए। न्यूट्रल रहकर कब तक काम चलेगा? आने वाले टाइम में इंडिया को किसी ना किसी का साथ तो देना ही होगा। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको क्रिस्टल क्लियर पता लग गया होगा कि इंडिया क्यों चुप है, क्यों इंडिया हर वोटिंग में अब्सटेन करता है। ना ही वो यूक्रेन का साथ देता है और ना ही वो रशिया का साथ देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।